अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है डिफरेंशियल इक्वेशन और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ एक पॉइंट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि हम इस चैप्टर में जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड देखेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी इस बुक में और एक्चुअली सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में जस्ट दो ही टेक्निक्स को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट टेक्निक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एंड सेकंड टेक्निक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 4.2 है, जो कि अभी इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करनी है, एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 4.3 है। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सेपरेबल एंड होमोजेनियस कैसे कंसीडर करेंगे, अभी मैंने वही डिस्कशन करनी है। एंड साथ में ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है इनिशियल कंडीशन एक्चुअली एक ही होगी, इसका क्या मतलब है। मैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नल फॉर्म लिखूंगा एंड देन फिर देखते हैं कि हम उसको सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन एक्चुअली सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। सो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले हम यही ट्राई करेंगे। अगर तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही, सो मीन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रही, देन हम होमोजेनियस मेथड ट्राई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हम इस तरह से जनरली करके लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव होगा और राइट साइड पे आपके पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई सा भी फंक्शन होगा। ओके, सो ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, मीन प्रोडक्ट की फॉर्म में x एंड y भी आ सकते हैं या डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे टॉप पे जो है इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे होते हैं और एक्चुअली ये जो x है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म है, आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी डिफरेंट एग्जांपल में आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी दिखाता हूँ। समटाइम डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ एक कंडीशन भी गिवन होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसके साथ जनरली इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि y फंक्शन x नॉट कोई पॉइंट है, इस पे एक कैसे डिफाइन है। और नोटेशन में हम इस तरह से लिखते हैं कि ये जो y फंक्शन है जो हमारा टारगेट है एक्चुअली फाइंड करना, इसमें आप x नॉट कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी। सो अगर आप ये पुट करें सो आपको ये फंक्शन वाई नॉट वैल्यू देगा। मैं भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है एंड देन हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे। एक्चुअली हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिटेल में डिस्कस किया है। एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और हमारा फोकस्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। सो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव है वो जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होगा। राइट साइड पे आपके पास फंक्शन है और इसके साथ ये कंडीशन है। हमारा टारगेट क्या है, इसमें से y एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है। ये फंक्शन भी हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है। मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूंगा कि फंक्शन एंड रिलेशन में क्या डिफरेंस है। हमारा एक्चुअली टारगेट क्या होगा। सो हमारा टारगेट ये होगा कि हम एक फंक्शन फाइंड करें जिसमें हमारे पास y इन टर्म ऑफ x लिखा होगा। ये फंक्शन ऐसा हो कि अगर मैं इसे गिवन इक्वेशन में पुट करूं तो गिवन इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो और इस कंडीशन को अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूं तो वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। समटाइम आपको ये फंक्शन नहीं मिलता। फंक्शन मैं इस तरह से कह रहा हूँ, इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन भी समटाइम बोलते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, आपने y को इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है और यहाँ पे y की पावर 1 है और आपने
y पावर 1 को इन टर्म ऑफ x लिखा है। समटाइम आपको रिलेशन मिल रहा होता है, आप y और x को सेपरेट नहीं कर पा रहे होते, सो उस टाइम हम इसको रिलेशन बोलते हैं, और मैं इसे लेट से r के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, r फॉर रिलेशन। सो ये कोई रिलेशन होगा x एंड y फंक्शन का, और इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर होगा। इस केस में इसे इम्प्लिसिट रिलेशन बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा या इम्प्लिसिट रिलेशन होगा। एक्चुअली हमने यही कैलकुलेट करना है, ऐसा फंक्शन या ऐसा रिलेशन जो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो क्या है एक्चुअली हमने फाइंड करना है। लास्ट एक्सरसाइज अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन गिवन थे, उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके ये चेक किया था कि ये सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। बट अभी हमें सॉल्यूशन गिवन नहीं है, इस एक्सरसाइज में हमारा टारगेट ही यही है कि हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं फिर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमारा इस एक्सरसाइज में फोकस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जब डिस्कस करेंगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे कि कैसे है। सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास सिचुएशन इस तरह से बन जाए कि लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है, जनरल इक्वेशन को इसी तरह से लिखा जा सकता है। राइट साइड पे ये जो फंक्शन है, इसको अगर लेट से मैं एक्स फंक्शन सेपरेट करके एंड y का फंक्शन सेपरेट करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकूं, मीन हमारे पास ये जो फंक्शन था f ऑफ x y, इसको अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड सम फंक्शन ऑफ g अगर लिख सकूं, यहाँ देख लें ये मिक्स फंक्शन है, बट इस स्पेशल केस में हमारे पास एक्चुअली ये मिक्स फंक्शन सम फंक्शन ऑफ x इनटू सम फंक्शन ऑफ y है और इनकी प्रोडक्ट हो रही है। सो इस तरह की स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेपरेबल क्यों बोलते हैं और एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या होगा अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, सो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है टॉप पे, एंड डिवीजन में हमारे पास लेट्स से एक टेंजेंट एक्स भी फंक्शन है, और सपोज लॉग ऑफ वाई भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जी, अब इस केस में देखें तो यहाँ पे भी आप एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हैं और टेंजेंट ऑफ एक्स को इधर करके लिख लें, एंड देन साथ में मल्टीप्लाई में आप 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ वाई कर लें। तो देख लें ये आपके पास कंप्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। ओके, आप इसे एफ ऑफ एक्स कह लें या नाम कुछ भी दिया जा सकता है, और साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में आपके पास एक जी फंक्शन आ गया। सो दिस इज एक्चुअली अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कब नहीं होगी? जब आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, स्टूडेंट इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई लिखा हुआ है तो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज मुझे फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई का प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर ये सम ऑफ लिखे जा रहे हैं, जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये दूसरा फंक्शन ऑफ वाई है, बीच में प्लस साइन है तो, या बीच में माइनस साइन भी हो, तो दिस इज नॉट अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो जर्नल फॉर्म लिखी हुई है, इसको अगर आप ब्रेक करके लिखेंगे तो सिंपली ये होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स अलहदा हो जाए, मीन एक्स का फंक्शन अलहदा हो जाए, एंड इनटू सम जी ऑफ वाई आप लिख सकें। सो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होगी। एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो इनमें से सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है सभी। एक्सरसाइज 4.1 अगर आप इनमें से देखें तो हमारे पास एक्चुअली 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस में फर्स्ट 8 क्वेश्चन देखें तो ये जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है, साथ में कोई कंडीशंस नहीं गिवन। ओके, बट जो इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं उसमें देखें तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी है एंड साथ में ये कंडीशन भी गिवन है। ये कंडीशन क्या एक्सप्लेन कर रही है कि x की वैल्यू आप 0 एज्यूम करें तो उसके अगेंस्ट y की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैंने आगे चल के एक्सप्लेन करना है। इसी तरह यहाँ पे देख लें तो ये भी साथ में कंडीशन गिवन है। सो x की वैल्यू 0 हो तो y आपने एक्चुअली 2 चूज़ करना है, और यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है
यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है। अभी लकीली इन सभी जो कंडीशंस को देखें तो x की 0 वैल्यूज़ पे गिवन है, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 गिवन है, इसी तरह यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पे वैल्यू गिवन है। बट ज़रूरी नहीं है x इक्वल टू 0 ही हो हमेशा। यहाँ देख लें आप इस प्रॉब्लम में x की वैल्यू 1 पे भी गिवन है। सो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ कंडीशन भी गिवन हो तो उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। शॉर्टकट उसे IVP भी लिखे होते हैं। सो जब भी वर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आएगा मैं उसके लिए IVP लिखूंगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगा, ये सिंपली मैं लिख लेता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एंड प्लस इनिशियल कंडीशन होगी। सो अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन भी हो डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ तो उसके लिए वर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करेंगे। ये जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है इसमें इनिशियल कंडीशंस नहीं है, बट इनको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या होगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सो ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, आप उनमें वेरिएबल्स को सेपरेट करें एंड देन फिर उसको सॉल्व कर लें। सो बहुत सिंपल है, हम इसको अभी देखते हैं कि कैसे डील करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें तो ये सेपरेबल कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं से हर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा एंड देन फिर देखते हैं कि क्या बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, dy/dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय e⁻3x। तो देख लें लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है, राइट साइड पे जो फंक्शन होना चाहिए वो सिर्फ x का फंक्शन है, साथ में y नहीं है तो कोई बात नहीं, आप y फंक्शन को 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। सो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि यस वी हैव अ फंक्शन ऑफ x, ओके, एंड वी हैव अ फंक्शन ऑफ y। आपके माइंड में आएगा कि 1 कैसे y का फंक्शन है। सो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल का फंक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास x का फंक्शन एंड y का फंक्शन एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यस दिस इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, आपने सिंपली ये करना है कि जो y वाला फंक्शन है उसे dy के साथ शिफ्ट कर देना है और जो x वाला फंक्शन है उसे राइट साइड पे ही रहने देना है, बट dx को इसके साथ शिफ्ट कर देना है x वाले फंक्शन के साथ। ये इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो यहाँ देख लें y वाला फंक्शन 1 है, सो मैं इससे इस तरह से भी लिख सकता हूँ dy and if this thing is equal to -1 over e⁻3x and then dx। ये जो dx यहाँ पे डिनोमिनेटर में है जो डेरिवेटिव के, इसको जस्ट आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ये तो डेरिवेटिव था, ये तो ऑपरेटर था, इसको कैसे ब्रेक कर लिया। यस ये एक रिजल्ट है कि आप डेरिवेटिव ऑफ y अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये सिंपली डिफरेंशियल ऑफ y एंड डिफरेंशियल ऑफ x की रेशो होता है। सो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एज ऑपरेटर भी ट्रीट कर सकते हैं एंड एज अ रेशो ऑफ dy एंड dx भी ट्रीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे यही किया हुआ है कि इसको रेशो ऑफ dy एंड dx ट्रीट किया हुआ है। सो रेशो है तो इसको जस्ट आप राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो जब आप y वाली टर्म्स एक तरफ कोलेक्ट हो जाएं और x वाली टर्म्स एक तरफ कोलेक्ट हो जाएं तो फिर बहुत सिंपल होगा, आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड। सो दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट कर लें सो लेफ्ट साइड पे dy आ जाएगा एंड राइट साइड पे इंटीग्रेशन में यस ये माइनस बाहर आ जाएगा एंड इसको मैं ऊपर करके लिख लूँगा। सो e⁻3x एंड देन dx। ये क्यों लिखा है, बिकॉज जब भी 1 डिवाइडेड बाय किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन की पावर हो, सपोज यहाँ पे e⁻3x ही कंसिडर कर लेते हैं, सो ये जब ऊपर शिफ्ट करेंगे सो वो पावर पॉजिटिव थी नीचे तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। सो यस वही हमने यहाँ पे लॉजिक प्लेस किया। अब बहुत सिंपल है, देखें इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ। सो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y परफॉर्म हो रही है, सो ये 1 है, आप कह सकते हैं। सो 1 को विद रिस्पेक्ट टू y आपने इंटीग्रेट करना है, सो ये y हो जाएगा एंड राइट साइड पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म करने हैं,
सो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन बड़ी इजीली की जा सकती है। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि लेट्स से ई पावर के एक्स हो, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, सो बहुत सिंपल है, ई पावर के एक्स लिख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिख लें और इस के को नीचे डिवाइड कर लें। सो एग्जैक्टली यहाँ पे यही सिचुएशन बन रही है। सो ई पावर -3x इसी तरह से आ जाएगा और के का रोल इस वक्त ये -3 प्ले कर रहा है, सो ये -3 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। एंड देन साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी प्लेस करना ना भूलिएगा, बिकॉज हमने इंटीग्रल विदाउट लिमिट एवेलुएट किया। जब भी इंटीग्रल विदाउट लिमिट एवेलुएट करते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट होता है। सो दिस इज एक्चुअली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो अब मैं इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इससे सिंपली 1/3 एंड ई पावर -3x एंड प्लस c आ जाएगा। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और ये देखें तो ये एक्चुअली एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन है देख लें, y की पावर 1 है और y इन टर्म ऑफ x डिफाइन हुआ हुआ है। सो दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, और बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट अपीयर हो रहा है और कांस्टेंट की बहुत सारी वैल्यूज आप चूज कर सकते हैं बिकॉज ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो उस बेस पे समटाइम इसको जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज सी कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। सो जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है वो एक्चुअली इस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के साथ आपको कंडीशन गिवन होती इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कि y एट 0 1 है, तो फिर आप क्या करते, इसी फंक्शन में पुट x इक्वल टू 0 कर लेते एंड y की वैल्यू 1 पुट कर लेते। सो तो इस केस में क्या होना था, लेफ्ट साइड से 1 आ जाता एंड राइट साइड से आपके पास ये सिचुएशन बनती, और अब इससे आप सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते जो कि एक्चुअली 2/3 आनी थी। अब ये c की पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता विद दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन गिवन होती तो फिर हमारे पास सोल्यूशन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाना था और इस केस में मैं इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलता, हमारे पास a की वैल्यू आती, एक ही तरह का सोल्यूशन होता। बट ये हमारे पास किन क्वेश्चन में करना है, ये वाला पार्ट जो अभी कंडीशन वाला पार्ट है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में करना है जो कि 8 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन है। बट मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। बट कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको कोई साथ में कंडीशन गिवन हो, इसे इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि x जब आप 0 एज्यूम कर रहे हैं या इनिशियली आप को जो इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हेन x इज 0 y इज 1, सो ये आपको इनिशियल इंफॉर्मेशन गिवन है, सो आप इसको इस बेस पे इनिशियल कंडीशन बोल रहे हैं। सो यस, ये हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। सॉल्यूशन वेरीफाई कैसे होगा, सो एक्स्ट्रा है बट मैं इसको वेरिफिकेशन बोलूँगा। सो यस, वेरिफिकेशन कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किया है उसको गिवन इक्वेशन में पुट करें तो आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बैलेंस होनी चाहिए। सो गिवन इक्वेशन हमारे पास पुट करने के लिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव था एंड इधर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय ई पावर 3x थी। यस, ये हमारे पास इक्वेशन थी, सो मुझे डेरिवेटिव चाहिए। सो जो सोल्यूशन है अगर उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए, सो ये 1/3 इधर ही आ जाएगा, ई पावर -3x का डेरिवेटिव ई पावर -3x होगा एंड देन पावर का डेरिवेटिव -3 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 3 से बैलेंस आउट हो जाएगा। सो दिस एम्प्लाइज हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू -1 ई पावर 3x ही बचेगा। ये जो टॉप पे है इसको मैं नीचे करके लिख लूँगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो यस, ये एक्स्ट्रा स्टेप हो सकता है, अगर आपको परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x dy/dx इक्वल टू 4y। सो सबसे पहले dy/dx आप कैलकुलेट करें। सो dy/dx एक्चुअली
x को उस तरफ शिफ्ट कर लें, सो ये एक्चुअली 1/x एंड देन इंटू 4y आ जाएगा। सो देख लें, यस हमारे पास एक x का फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक y के फंक्शन के साथ, जो कि अलाउ है, और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह की होती है। सो दिस इम्प्लाइज इज एक्चुअली सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने क्या करना है, सिंपली y वाली टर्म्स को y के साथ कंबाइन कर लेना है और x वाली टर्म्स को x के साथ कंबाइन कर लेना है। सो यहाँ पे मैं यही करूँगा, ये 4 को बाहर लिख लूँगा, ओके, ये इसको इधर ही रहने देते हैं कांस्टेंट को, ओके, ये 1/x हो जाएगा, और ये जो y है ये y वाली साइड पे लाके मैं डिवाइड कर लूँगा। y वाली dy आपने एक्चुअली इधर ही रखना है और y वाली टर्म को इधर लाके डिवाइड कर लेना। अब ये जो dx डिनोमिनेटर में था, आपने इसको x के साथ कोलेक्ट कर लेना है। तो ये रीअरेंज करके एक्चुअली हमने इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यही होता है कि आप इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ये इस तरफ भी इंटीग्रेट हो जाएगा और इस तरफ भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ये कांस्टेंट 4 है, सो मैं इसको इंटीग्रल के आउटसाइड लिख रहा हूँ। यस, 1/y dy इसका इंटीग्रल log ऑफ y होगा ऑब्वियसली, बिकॉज log ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1/y है, सो 1/y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y log y होगी, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो 1/x dx का इंटीग्रल log ऑफ x होगा। सो यहाँ पे देख लें, लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास log आ गया, राइट साइड पे भी log है। सो मैं जो कांस्टेंट लिखूंगा उसे भी log की फॉर्म में लिख लूंगा। सो log c लिखें या सिर्फ c लिखें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2c लिख लें, ये भी लिख सकते हैं, log c भी लिख सकते हैं। अच्छा, log c में लिखने का फ़ायदा क्या होगा, मैं log की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा। ओके, सो वो कैसे होगा, ये सबसे पहले तो इस 4 को यहाँ से रिमूव करना है। सो पावर रूल लगेगा log का, और ये जो इधर स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको कंबाइन करूँगा तो ये यहाँ पावर पे चला जाएगा। सो x पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे log ऑफ c आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे log ऑफ y है। अब मैं राइट साइड पे दोनों log को कंबाइन कर लूँगा, log ऐड हो रहे हैं। सो log की प्रॉपर्टी है कि जब भी ऐड हो रहे हो तो आप इसके अंदर एक log में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो c पहले लिख लेता हूँ, एंड x पावर 4 एंड इज इक्वल टू log ऑफ y। अब नेक्स्ट ये है कि मैंने दोनों तरफ से log रिमूव करना है। सो उसके लिए एंटी लॉग अप्लाई कर लेंगे। सो ई दोनों साइड पे अप्लाई कर लें। सो ई की पावर में ये चला जाएगा एक्चुअली, या आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सी एंड एक्स पावर 4। सो ये देखें, अब अगेन इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म आ गई है, बिकॉज हमारे पास y इज फंक्शन ऑफ x है। सो दिस इज एक्चुअली एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास समटाइम इम्प्लिसिट सोल्यूशन भी आ जाता है एंड समटाइम एक्सप्लिसिट सोल्यूशन भी आ रहा होगा। सो यहाँ c क्या है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c की वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर साथ में कोई कंडीशन गिवन होगी तो इस c को हम फाइंड कर लेंगे, और इसको एक्चुअली जनरल सोल्यूशन भी बोलते हैं। जनरल सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज c की हर वैल्यू इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगी। अब मैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 साथ ही लिखा हुआ है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लें। सो ये एक्चुअली 1/x² सेपरेट हो जाएगा और y³ सेपरेट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x। इसे आप f ऑफ x कह सकते हैं या g ऑफ x कह सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये आपका इनटू, ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनटू g ऑफ x आ गया। अगर ये ऐड हो रहे होते तो फिर सेपरेबल ना बोलते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अब हम सेपरेट कर लेंगे। मीन y वाली टर्म को y के साथ कंबाइन कर लेंगे। सो ये y³ है, सो ये इधर आके डिनोमिनेटर में 1/y पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह ये 1/x² के साथ एक्चुअली dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते होते हैं। सो मैं वो स्टेप इधर ही परफॉर्म कर रहा हूँ। आप अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ओके, अब ये इंटीग्रेशन में y पावर -3 हो जाएगी, बिकॉज ये पावर फंक्शन है, ऊपर जाके y पावर -3 हो जाएगी, और यहाँ पे x भी ऊपर चला जाएगा। सो x पावर -2 एंड dx हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैं सिंपल पावर रूल अप्लाई कर लूँगा और पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या मुझे सजेस्ट करता है कि पावर को इंक्रीज कर दें, मीन 1 ऐड कर दें और इसी न्यू नंबर के साथ यहाँ डिवाइड भी कर लें और यहाँ पे x माइनस 2 में भी एक ऐड कर देना है एंड इसी से डिवाइड कर लेना है बिकॉज ये भी पावर फंक्शन है एंड साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस कर लेंगे। अब इससे मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ, यहाँ देख लें तो माइनस 1/, यहाँ से सिंप्लीफाई करें 2 आ जाएगा और y की पावर भी 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ सो माइनस 1/, x आ जाएगा एंड देन प्लस c आ जाएगा। ओके, अब एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इस माइनस को रिमूव कर लें एंड देन नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेके रेसिप्रोकल ले लें। अगर सपोज इसी तरह भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। सो ये अगर मैं एलसीएम ले लूँ और माइनस दोनों तरफ से रिमूव कर लूँ सो ये 1/2y² आ जाएगा और यहाँ से ऑब्वियसली मेरे पास -1 आया और ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा और ये -cx आ जाएगा। ओके, अब मैं रेसिप्रोकल लूँ तो ये 2y² इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 -cx भी आ सकता है। अब अगर यही रखना चाहें तो ठीक है, वैसे नॉर्मली हम अंडर रूट लेके सिंप्लीफाई नहीं करते, अगर कोई स्क्वायर है तो हम इसी तरह से कीप करेंगे। अब ये देखें तो ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट रिलेशन बना है, आप इवन इसको यहीं पे वाइंड अप भी कर सकते थे। सो दिस इज इम्प्लिसिट रिलेशन। मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ इम्प्लिसिट रिलेशन, बिकॉज हमारे पास y इन टर्म ऑफ x डिफाइन नहीं हुआ हुआ और y को इन टर्म ऑफ x अगर डिफाइन करने के लिए आपको अंडर रूट वगैरह लेना पड़े तो वो नहीं लेंगे, हम इसी तरह से रखेंगे। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा सॉल्यूशन को एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन की फॉर्म में ही लिखें, इम्प्लिसिट रिलेशन भी हो सकता है। सो यस, ये मेरा फाइनल आंसर होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा इन 3 एग्जाम्पल से। सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को चेक करना है कि ये सेपरेबल है या नहीं है एंड देन अगर सेपरेबल है तो आपने x वाली टर्म को एंड y वाली टर्म्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेना है एंड दैट्स इट। ये इतना इजी सा मेथड है। यस, इसमें इंटीग्रेशन पे ग्रिप होनी चाहिए बिकॉज अगर इंटीग्रेशन नहीं आती तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन पे डिटेल में मैंने पूरा एक चैप्टर, इंटीग्रेशन का चैप्टर, पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें 2x + 3y दो टर्म्स ऐड हो रही हैं। सो मैं इसको फर्स्ट स्टेप में ब्रेक करके लिखूंगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर पावर में दो टर्म्स ऐड हो रही हों तो आप उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं 2x × e⁻3x, बिकॉज अगेन ये बेसिस सेम हो तो आप पावर ऐड कर लेते हैं और इससे एग्जैक्टली यही चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख लें तो सेम वही सिचुएशन बन रही है कि आपके पास फंक्शन ऑफ x है एंड साथ में फंक्शन ऑफ y भी है। सो यस, दिस इज़ एक्चुअली फंक्शन ऑफ y। सो ये सेपरेबल इक्वेशन ही है और आप इसको बड़ी इजीली सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये y वाली टर्म सिंपली इधर शिफ्ट कर लें। सो ये जब नीचे आएगी तो 1/e⁻3y हो जाएगी और ये dy के साथ आ जाएगी। e⁻2x ये इसी तरह रहेगी, dx इसके साथ कंबाइन हो जाएगा एंड इसको अब जो y नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर शिफ्ट करेंगे सो e⁻−3y एंड dy आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ से e⁻2x एंड dx आ जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों तरफ। अब लेफ्ट साइड पे तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका रूल डिस्कस किया है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा एंड जो कांस्टेंट साथ y के मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड भी कर लेंगे। इसी तरह से राइट साइड पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, फंक्शन भी x का है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरह से आ जाएगा एंड जो कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ उससे डिवाइड कर लेंगे एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c होता है उसको प्लेस कर लेंगे। सो अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। सो e⁻−3y, ये 3 उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे
सो इधर से माइनस जब उधर मल्टीप्लाई होगा सो टॉप पे चला जाएगा, सो -3/2 ई पावर 2x एंड प्लस c। अब फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, बट कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको भी सिंपली सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो यस पावर्स को भी ब्रेक करके लिख सकते हैं दोनों तरफ करके, बट अगर यही सोल्यूशन कंसिडर करें तो दिस इज़ माई इम्प्लिसिट सोल्यूशन। इम्प्लिसिट किस बेस पे बोल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ y सेपरेट है, x सेपरेट फॉर्म में गिवन है, और आप इसको फाइनल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देख लें तो हमारे पास x का फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के फंक्शन के साथ। सो आप इसको सेपरेबल इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो मैं सिंपली x वाली टर्म को सेपरेट कर लूँगा एंड y वाली टर्म को सेपरेट कर लूँगा। ये वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 1/y स्क्वायर एंड dy ओके एंड x स्क्वायर एंड 1 प्लस x एंड देन dx आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे और ये y की पावर ऊपर चली जाएगी, सो y पावर -2 dy, और इधर मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर एंड 1 प्लस x एंड dx आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे तो इशू नहीं है, सिंपल पावर रूल लग जाएगा। आपके पास एक वेरिएबल है, उसकी कांस्टेंट पावर है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो पावर इंक्रीज़ कर लें, मेन पावर में ऐड कर दें और उसी न्यू पावर के साथ डिवाइड कर लें। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, सो इसको देख लें तो ये रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन में इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ओके, जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तो आप पहले उसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के स्पेस पे बोल रहा हूँ, यहाँ टॉप पे डिग्री 2 है, बॉटम पे डिग्री 1 है। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मैं इसको यहीं पे अभी 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ और हम इसकी इंटीग्रेशन सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। सो मैं एक्स स्क्वायर एंड इसको इनसाइड प्लेस करूँगा एंड x प्लस 1 के साथ डिवाइड कर लूँगा। ये यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ करके। ओके, सो ये इंटेग्रल आपको नाउन नहीं है, आप इवन इसी तरह से लिखना चाहें तो आप इसको लिख लें और फिर आप 1 में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। सो अब आपने क्या करना है कि प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप डिवाइड करेंगे, सो x के साथ मल्टीप्लाई करें, सो x स्क्वायर एंड प्लस x आ जाएगा। और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ सो ये दोनों का डिफरेंस लेने के बाद ये सिचुएशन बनेगी। अब फिर से x और x डिग्री सेम है, सो फिर मुझे -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये -x आ जाएगा एंड यहाँ से -1 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का साइन के साथ यहाँ +1 आ जाएगा। सो इस बेस पे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर एंड x प्लस 1 दिस थिंग इज इक्वल टू यस, यहाँ ये जो टॉप पे है x माइनस 1 एंड देन प्लस 1, ये जो रिमाइंडर बचा है एंड जिसके साथ आपने डिवाइड किया है x प्लस 1। ओके, अब ये देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था। आपने क्या किया, एक पोलिनोमियल एंड प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया। अब आप इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो इंटीग्रेशन बड़ी इजीली परफॉर्म हो जाएगी। सो मैं अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, सो y पावर -1, डिनोमिनेटर से माइनस आ रहा है, टॉप से भी y पावर -1 आ रहा है, और इंटीग्रेशन इसके बजाय हम राइट साइड पे जो दो टर्म्स हैं इन पे परफॉर्म कर लेंगे। सो x dx आ जाएगा मेरे पास। ओके, मैं सेपरेटली सब टर्म पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सो 1 dx आ जाएगा एंड यहाँ पे लास्ट में 1/x प्लस 1 dx आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है, सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x एंड डिनोमिनेटर में फंक्शन है, टॉप पे इसका डेरिवेटिव है, सो यहाँ से log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। सो अब इसके बाद मेरे पास इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है, सो मैं कांस्टेंट c भी प्लेस कर सकता हूँ। सो व्हेनेवर y इज़ इक्वल टू
माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू ऑल दिस थिंग। ओके, ये यहाँ पे लिख लेंगे एंड दिस इज़ माई सोल्यूशन। आप इसको अगर देखना चाहें, रेसिप्रोकल लेना चाहें तो वो भी हो सकता है, और उस बेस पे ये टोटल ओवरऑल इसकी पावर -1 हो जाएगी। सो आप अगर रेसिप्रोकल लेके लिखना चाहें तो समटाइम आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस सी। यस, दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, इन दोनों को करेक्ट सॉल्यूशन कंसिडर किया जाएगा। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे। इसमें राइट साइड पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में एक ट्रिक थी, जो कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन है। सो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसको सेपरेबल चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन है, आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहला तो ये पॉइंट है। लेट्स से अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की। और सम टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एक्स वाई डी एक्स एंड प्लस एन एक्स वाई एंड डी वाई इक्वल टू सी। यस, ये इसकी जनरल फॉर्म है, जिसे हम डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखते हैं, जिसमें हमारे पास एक्चुअली डेरिवेटिव नहीं है बट डिफरेंशियल है। यहाँ पे इन इक्वेशन को देखें तो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखी हुई है। अगर आप इसको इधर शिफ्ट कर लें तो आप बड़ी इजीली m देख सकते हैं कि क्या है, और आप n देख सकते हैं कि वो क्या है, मीन डी वाई के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या है। डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर लेट्स से डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो आप सिंपली इससे क्या करेंगे, आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और वो बड़ी इजीली आ जाएगा। सिंपल इस टर्म को उधर शिफ्ट कर लें। यस, यहाँ पे ये 0 आएगा डिफरेंशियल फॉर्म में, दिस मस्ट बी 0। सो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में से आपने ये जनरल फॉर्म कैलकुलेट करनी है तो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से x वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो एन एक्स कॉमा वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स वाई एंड डी एक्स। एंड अगर आप डी एक्स को इधर डिवाइड कर लें और n को उधर डिवाइड कर लें, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय एन एक्स वाई। सो ये फॉर्म आ जाएगी और इसको एक नया नाम दे दें जो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर डिफरेंशियल फॉर्म भी गिवन है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेप में डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ और फिर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे सेपरेबल को देख सकते हैं वो भी बता देता हूँ। सो आप इसको जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सो डी वाई के साथ डी एक्स शिफ्ट कर लें और बाकी टर्म्स को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। सो ये 2y एंड x प्लस 1 हो जाएगा। और मैं इसको अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड देन 1 डिवाइडेड बाई 2y। सो हमारे पास यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ x आ गया एंड सम फंक्शन ऑफ y भी आ गया। सो यस, ये सेपरेबल है। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे आप किसी इक्वेशन को सेपरेबल देख सकते हैं कि डी एक्स के साथ जो फंक्शन है वो सिर्फ x का होना चाहिए, एंड अगर डी वाई वाली टर्म लिखी हुई है तो उसके साथ जो फंक्शन है, कोफिशिएंट है, वो सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन होना चाहिए। एंड इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो यस, दिस इज अगेन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल फॉर्म में ही है तो कोई इशू नहीं है। आप बेशक आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ना कहें कि ये सेपरेबल है, आप सिंपली एक्स वाली टर्म को एक्स वाली तरफ शिफ्ट कर लें, वाई वाली टर्म को वाई वाली तरफ शिफ्ट कर लें एंड दैट्स इट, इसको इंटीग्रेट कर लें। सो ये देख लें 2y एंड डी वाई आ जाएगा। और मैं अगर एक्स वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करूँ, सो यहाँ पे x प्लस 1 एंड देन डी एक्स आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर सकता हूँ दोनों तरफ।
सो इधर भी इंटीग्रेट कर लेंगे, टू कांस्टेंट है सो ये इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड dx आ जाएगा। अगेन लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, यहाँ पावर रूल लग जाएगा। सो y की पावर 1 है सो एक पावर में ऐड कर लेंगे, सो 2 डिवाइडेड बाई 2। राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। सो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को डिवाइड करके आप बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो x प्लस 1 आ जाएगा और ये नेगेटिव कर लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और -1। सो अब इस बेस पे आप x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 को लिख सकते हैं 1, ओके। यहाँ पे जो होता है माइनस जो रिमाइंडर है वो एंड जिससे डिवाइड किया हुआ है x प्लस 1। वेरीफाई करना चाहे तो एलसीएम लें, एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाती है। सो उसकी जगह पे मैं ये रिप्लेस कर लूँगा। सो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड देन dx। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों पे सेपरेट इंटीग्रेशन पुट कर लेंगे और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 dx एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड dx। So y square is equal to x and minus the log of x plus 1 and plus c. So yes, ये मेरा solution आ जाएगा and ये इस वक्त इसकी implicit relation है, okay? Implicit relation है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं just ये बता रहा हूँ कि implicit relation क्या होता है और explicit function क्या होता है। So this is my general solution और ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में है, सो ये मेरा इम्प्लिसिट रिलेशन होगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसका गिवन इक्वेशन में पुट करें डेरिवेटिव लेके तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और दोनों टर्म्स एक तरफ हैं, सो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और देखें कि ये सेपरेबल बनती है या नहीं। सो अगर मैं इससे लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ओके, साइन एक्स वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ एंड वाई स्क्वायर वाली टर्म को बाद में लिख लेता हूँ। सो दिस इज़ माई फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज़ माई फंक्शन ऑफ y। सो देख लें, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y का प्रोडक्ट है हमारे पास ये फंक्शन। सो हम इसको सेपरेबल इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। सो y वाली टर्म y के साथ कंबाइन कर लें, सो इस तरफ आएगी। सो 1/y स्क्वायर dy आ जाएगा एंड माइनस साइन x के साथ dx शिफ्ट कर लें। सो इसको रीअरेंज करने के बाद ये मिल जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, सो ये माइनस साइन इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इधर मैं इसको y पावर -2 लिख लूँगा एंड इसी तरह से यहाँ पे माइनस एंड साइन x की इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन के साथ एंड प्लस c आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे अब सिंपली पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। सो y पावर -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1 एंड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो cos ऑफ x एंड प्लस c। ओके, अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं इस नेगेटिव को, अगर मैं इधर प्लेस कर लूं, सो नेगेटिव cos x एंड नेगेटिव c और y पावर -1 हो जाएगी, जिसको मैं रेसिप्रोकल लेके इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव बाय लिख लेते हैं एंड cos x एंड प्लस c। सो दिस इज़ माय सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 8, यस ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। सो dx के साथ x का फंक्शन है एंड dy के साथ y का फंक्शन है और एक टर्म यहाँ पे x वाली भी है। सो मैं पहले तो इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, इस तरफ शिफ्ट कर दूँगा। सो अगर इधर डिवाइड कर लें इस cos x को, सो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो sin x एंड प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय cos x and then dx and this thing is equal to cot y and dy। ओके, अब मैं cos x को दोनों से डिवाइड कर लेता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x एक टर्म में एंड एक टर्म में ये cos x के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, सो 1 आ जाएगा। एंड मैं अगर इंटीग्रल दोनों के साथ सेपरेटली प्लेस करूँ बिकॉज इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे ये सिचुएशन बन गई।
राइट साइड पे कॉट वाई को भी ब्रेक करके लिख लूँगा, मैं इस तरह से लिखूँगा, दिस थिंग इज़ अवर एक्चुअली कॉट वाई एक्चुअली कॉज वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई होगा, और ये डी वाई यहाँ पे साथ में आ जाएगा। अब ये देख लें, सो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, जब भी फ्रैक्शन हो तो आप यही ट्राई किया करें। सो ये फंक्शन है और टॉप पे इसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, जस्ट नेगेटिव मिसिंग है। सो मैं यहाँ पे नेगेटिव खुद से प्लेस कर देता हूँ, और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ जो राइट साइड पे है, यहाँ पे इसको फंक्शन मान लें, सो इसका डेरिवेटिव टॉप पे बनाया जा सकता है, सो डी एफ बाई डी वाई हो जाएगा। ये एक्चुअली वाई का फंक्शन है। ओके, सो अब मैं यहाँ से लिख लूँगा माइनस, जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन एंड टॉप पे डेरिवेटिव हो तो आप उसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन इस वक्त कॉज एक्स है, सो ये आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो x हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y y होगी, एंड 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x x होगी। ओके, और यहाँ पे देख लें, सो साइन डिनोमिनेटर में फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, सो लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा, एंड फंक्शन इस वक्त साइन y है, सो मैं यहाँ पे साइन y लिख लूँगा, एंड साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस कर लेंगे। ये लेफ्ट साइड पे प्लेस करें x के साथ, राइट साइड पे प्लेस करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्दर और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस c को भी लॉग की फॉर्म में लिख लेता हूँ, वो लॉग ऑफ c जैसे पहले लिखता है, एंड x को भी मैं लॉग की फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो x को लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैं अगर इसके साथ इस तरह से लिख लूँ, प्लस लॉग एंड ई पावर x। सो यस, ये लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे लिखा है। सो लॉग ऑफ साइन ऑफ y एंड प्लस लॉग ऑफ c। ओके, अब ये कैसे लिखा है देख ले, लॉग और ई एक दूसरे के इन्वर्स है, या आप ये कह सकते हैं कि x स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में है, और log e बचेगा, और log e एक्चुअली 1 होगा। आपके माइंड में आएगा कि ये सब किया क्यों है, क्योंकि मैं दोनों तरफ से ये log रिमूव करना चाह रहा हूँ। मेरे पास इस टर्म में भी log है, इस टर्म में भी log है, 2 टर्म में log है, सो मैं 2 के साथ अगर खुद भी बना लूँ तो कोई इशू नहीं है। सो इससे होगा ये कि ये log में सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। राइट साइड पे यस दोनों प्लस हो रहे हैं, सो मैं log की प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा लूँगा। जब भी 2 log वाली टर्म प्लस हो रही हो, आप उसे सिंगल log में कन्वर्ट कर सकते हैं, और c एंड साइन ऑफ y लिख लेंगे। प्रोडक्ट एक्चुअली सम में कन्वर्ट हो जाती होती है, आप इस तरह से लिखते होते हैं। इधर देखें तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, सो इनको डिवीजन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो पॉजिटिव है वो ऊपर लिखा जाएगा, एंड जो माइनस का है वो नीचे लिखा जाएगा। अब दोनों तरफ log है, तो आप एंटी log अप्लाई करके log कैंसिल आउट कर सकते हैं, या सिंपली इधर इसको इग्नोर करें और आप सिंपली लिख लें e पावर x, एंड 1 ओवर cos x देखें तो वो secant x होगा, एंड इज इक्वल टू c एंड साइन ऑफ y। सो ऐसा करने से हमारे पास ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ऑब्वियसली ये भी इम्प्लिसिट रिलेशन ही है। यहाँ से अभी हमने y को नहीं फाइंड किया हुआ, बट अगर आप y फाइंड करना चाहें तो c को उधर डिवाइड करें, एंड इन्वर्स फॉर्म में आप इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में रिलेशन को लिख सकते हैं। सो ये सोल्यूशन था हमारा, बट हमने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। ये भी अलाउ है, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। सो यस, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि वो कैसे डील सॉल्व होते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ एक इनिशियल कंडीशन भी हो तो इसको आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि x की वैल्यू 0 पे जो आपका फंक्शन है, जो कि इसका सोल्यूशन होगा, वो 1 होगा। सो अगर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एंड लास्ट स्टेप में हम इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे। सो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स है, साथ में आप 1 कंसिडर कर सकते हैं। सो ये एक सेपरेबल इक्वेशन है, और हम इसको सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमें ये सजेस्ट करता है कि y वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें एंड x वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें।
सो यहाँ पे cos x है, सो cos x के साथ ये dx हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब dy सेपरेट है, इसमें y वाली ही टर्म्स हैं सिर्फ, और राइट साइड पे dx के साथ सिर्फ x वाली टर्म ही है। सो हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो अगर मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करूँ, सो मेरे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे dy है, सो यहाँ से सिंपली y आ जाएगा, एंड राइट साइड पे देखें तो हमारे पास cos x dx है। सो cos x का इंटीग्रल sin x होता है, सो मैं सिंपली लिख लूँगा sin x एंड प्लस c साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, और मैं अब इस जनरल सोल्यूशन को डिस्कस कर लेता हूँ कि ये एक्चुअली हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो देख ले, हमारे पास गिवन है कि डेरिवेटिव एक्चुअली फंक्शन का जो है वो cos x के इक्वल है। सो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो x की किसी भी वैल्यू पे टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर आपने कैलकुलेट करना है, सो सिंपली x की वैल्यू cos x फंक्शन में पुट कर लें तो आपको स्लोप मिल जाएगा। और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो लाइन आ गई, जो कर्व आ गई, जो सोल्यूशन एक्चुअली हमें मिला है वो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी है। यहाँ पे c कुछ भी हो सकता है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सो इसकी कोई सी भी वैल्यू चूज़ की जा सकती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है जो कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी से मिल रहे हैं। अब इनिशियल कंडीशन का रोल आता है, सो हमें उसमें से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। सो वो सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ये जो कंडीशन गिवन है इसको यूज़ करेंगे। सो कंडीशन हमें ये सजेस्ट कर रही है कि व्हेन x इज़ 0, यहाँ पे ये देख लें y x पे डिफाइन है, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये एक्चुअली y ऑफ x है। सो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 आती है। सो ये कंडीशन हमने यहाँ पे पुट कर लेना है। सो x की जगह पे आपने 0 पुट कर लेना है और y की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है इस इक्वेशन में। सो अगर मैं ये यूज़ करूँ तो लेफ़्ट साइड पे 1 आ जाएगा, एंड राइट साइड पे साइन के एंगल में हमें 0 पुट करना है, एंड प्लस c। साइन 0 होता है, सो ये 0 आ जाएगा, और c की वैल्यू मुझे इस केस में 1 मिल जाएगी। सो यस, ये c की स्पेसिफिक वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर मैं इसको इस जनरल सोल्यूशन में पुट कर लूँ, सो मेरे पास y इक्वल टू साइन x एंड प्लस 1 आंसर मिल जाएगा, एंड दिस इज़ एक्चुअली पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो इसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे, और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये c की पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए हमें मिला है, और ये एक पर्टिकुलर कर्व है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है। अब मैं ज्योमेट्रिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअली सिचुएशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब है, और इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का क्या मतलब है। सो यस, ये देख ले, ये मैंने फंक्शन y इज़ इक्वल टू साइन x का ग्राफ एक्चुअली प्लॉट किया हुआ। सो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ इस तरह से साइनोसाइडल कर्व होगी। सो मेरे पास सोल्यूशन में यहाँ पे जनरल सोल्यूशन में c भी है, c की आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ आप चूज़ कर सकते हैं। सो इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ चूज़ की जा सकती हैं। सो लेट्स से मैं c की वैल्यू 1 चूज़ करूँ तो क्या होगा। सो एक्चुअली आपको ये कर्व 1 यूनिट अबव मूव कर जाएगी, और ये जो ग्राफ है इस वक्त ब्लू कलर का, ये y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ होगा। और इसी तरह अगर मैं c की वैल्यू -1 पुट कर लूँ तो ये आपका मेन ग्राफ 1 यूनिट डाउन मूव कर जाएगा, और ये आपके पास ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 1। इसी तरह अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करूँ, तो ये आपके पास ऑरेंज कलर का ग्राफ आएगा, एंड -2 का ये ग्राफ होगा। सो यस, अब आप c की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, सो आपको डिफरेंट कर्व्स मिल रहे हैं। इन कर्व्स को समटाइम फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं। और फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या मतलब है, हमारे पास एक कर्व नहीं है बट बहुत सारी कर्व्स हैं, और ये एक सभी फैमिली से बिलोंग कर रही हैं। जी, इन सब कर्व एक ही फैमिली से क्यों बिलोंग कर रही हैं, इसमें क्या ख़ास बात है। इसमें किसी भी पॉइंट पे, लेट से आप कोई सा भी पॉइंट चूज़ कर लें, लेट से मैं ये x वैल्यू π/2 चूज़ कर रहा हूँ, ओके, π/2 पे ये सभी कर्व्स मैक्सिमम वैल्यू देंगे। आप अगर टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट का स्लोप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास
मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। सो cos x में अगर आप x की वैल्यू π/2 पुट करें तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव 0 आ जाएगा एंड डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सो इसका मतलब है यहाँ पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। ये ना सिर्फ आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 के लिए ट्रू होगी, बट आप साइन एक्स के लिए भी इसी तरह का स्लोप मिलेगा एंड इसी तरह से आप नेगेटिव एक्स के लिए भी यही स्लोप मिलेगा, इन सभी वैल्यूज़ के लिए यही स्लोप मिलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पूरी फैमिली है जिसके लिए अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना चाहें तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली आपको रिवर्स में गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपका टारगेट ये होता है कि आपने ये फैमिली ऑफ कर्व्स कैलकुलेट करने होते हैं। अब आपने फैमिली ऑफ कर्व्स तो कैलकुलेट कर लिया, ये जनरल सॉल्यूशन तो आपने फाइंड कर लिया है जिसकी ये डिफरेंट कर्व्स हैं। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या मतलब है, y एट 0 इक्वल टू 1 गिवन है, ये इनिशियल कंडीशन है। सो इसका क्या मतलब होगा, आपने इस फैमिली में से एक पर्टिकुलर कर्व फाइंड करनी है जो कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 में से पास करें। सो ऑब्वियसली अब इसमें से देख लें तो ये हमारे पास x वैल्यू 0 एंड y वैल्यू 1, ये वाली आपके पास पॉइंट है। और अब इसमें से अगर एक कर्व अगर देखें तो वो सिर्फ एक ही कर्व पास करेगी और वो कर्व कौन सी होगी, एक्चुअली मैं उसी को ही सिर्फ हाईलाइट करता हूँ, बाकी मैं क्लोज कर देता हूँ। और यस इस केस में सिर्फ आपके पास एक ही कर्व होगी जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में से पास कर रही है और वो कर्व ऑब्वियसली ये ब्लू कर्व होगी। और इस ब्लू कर्व की अगर आपने इक्वेशन देखी है तो ये ब्लू कर्व हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स एंड प्लस 1 है। सो मेरे पास एक पर्टिकुलर कर्व मिल गया है इनिशियल कंडीशन पुट करने से, इस वजह से इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन था जो कि एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो अब आपके पास यस एक स्पेसिफिक कर्व है जिसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है और जो साथ साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, ज्योमेट्रिकली मीन ये इस पॉइंट में से भी पास कर रही है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 में से भी पास कर रही है। सो दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन इन दिस केस। सो एक्चुअली आप ज्योमेट्रिकली ये कर रहे होते हैं। ओके अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और साथ में कंडीशन भी है। सो सबसे पहले तो ये देखें कि ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है। सो आप इसको कैंसिल आउट कर लें। सो लेफ्ट साइड पे अब मेरे पास देखें तो जस्ट y कोलेक्ट करना है। सो ये dy है, इसमें और कोई भी टर्म नहीं है y वाली, सो ये dy सिंपल रहेगा। एंड राइट साइड पे आपके पास 2 भी है और x e पावर माइनस एक्स है और ये dx इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट स्टेप में हम इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे। अब y और x सेपरेट हो चुके हैं। सो अब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कांस्टेंट को इंटीग्रल से आउटसाइड प्लेस कर लें एंड अब दोनों साइड पे सिंपल इंटीग्रेशन कर लें। सो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगी एंड देन 2 एंड यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये फंक्शन हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। उसकी रीज़न ये अलजेब्राइक फंक्शन है एंड ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हम अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट प्रेफर करते हैं ताकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक हमें एक लिमिटेड स्टेप्स में आंसर दे दे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लेंगे एंड सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, सो e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल e पावर माइनस एक्स एंड ये -1 भी डिवाइड हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ e पावर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय -1 विच इज़ एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और हम इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ओके यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक मैंने यूज़ की है, मैं जैसे रिपीट कर लेता हूँ जल्दी से। सो लेट्स से इंटीग्रल में अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, एक को हम फर्स्ट कह लेते हैं, एक को सेकंड कह लेते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की टेक्निक हमें यह सजेस्ट करती है कि फर्स्ट फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिखना है और इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेना है सेकंड फंक्शन का।
एंड देन फिर से आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है सेकंड फंक्शन का और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और आपके पास ये जो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा इसे एक बार फिर से आप इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जैक्टली यही किया है मैंने यहाँ पे। सो y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ई पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं इधर लास्ट जो ये वाली पोजीशन है यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर लूँगा। सो 2 एंड माइनस एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे सो ई पावर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय -1 होगा, ये ऑलरेडी प्लस है, एंड प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा। सो अब मैं इस माइनस को यहाँ प्लेस कर लूँगा। सो y इज इक्वल टू 2 एंड ई पावर एक्स भी कॉमन लिया जा सकता है इवन माइनस साइन के साथ। सो माइनस एंड मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1 बच जाएगा बिकॉज ये माइनस यहाँ पे प्लेस किया और बाहर शिफ्ट कर लिए, और इधर ई पावर माइनस एक्स एंड प्लस सी आ जाएगा। सो दिस इज़ माई जनरल सोल्यूशन। और मैं अब इसको अगर सॉल्व करूँ फॉर गिवन इनिशियल कंडीशन, सो सिंपली इसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी y एट 0 इज इक्वल टू 2, और इसका मतलब ये हुआ व्हेन x इज़ 0 y इज़ एक्चुअली 2। सो मैं यहाँ पुट कर लूँगा। सो 2 एंड x की हर जगह पे आप 0 पुट कर लेंगे। सो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा एंड e पावर 0 विच इज़ अगेन 1 एंड प्लस c। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो ये सिंपली -2 बचेगा, इधर आके ऐड हो जाएगा। सो c इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। सो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा 4, मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू है इसे पहले लिखता हूँ, एंड -2 e पावर -x एंड देन साथ में x + 1, एंड दिस इज़ माई पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हमारे पास डेरिवेटिव है एंड साथ में x की टर्म है, y है एंड इक्वल टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और y एट 1 इक्वल टू 1 कंडीशन गिवन है। सो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, y वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं एंड x वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सो मैं dy/dx लिख सकता हूँ माइनस, एंड यहाँ पे आपके पास 1 + x एंड होल डिवाइडेड बाय x, एंड देन यहाँ पे साथ में y आ जाएगा। तो देख लें ये x का फंक्शन हो गया और साथ में y का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, सेपरेबल इक्वेशन है। y को इधर शिफ्ट किया जा सकता है, सो इस तरफ आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो dy के साथ 1/y वाली टर्म आ जाएगी, एंड माइनस यहाँ पे देखें तो अब x को भी मैं दोनों के साथ डिवाइड कर सकता हूँ बिकॉज ऊपर 2 टर्म्स हैं, इधर डिवाइड हो रहा है। सो मैं डिवाइड कर लेता हूँ जल्दी से। सो एक टर्म आ जाएगी 1/x, और x जब x के साथ डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और इसके साथ dx लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेनी है। सो दोनों तरफ इंटीग्रल प्लेस कर लेते हैं, ये माइनस साइन आउटसाइड हम रख लेंगे। सो यहाँ पे log ऑफ y आ जाएगा इंटीग्रल 1/y का माइनस, ओके यहाँ पे अब आप 1/x की इंटीग्रेशन करें तो log ऑफ x आ जाएगी, एंड माइनस साइन के साथ 1 की इंटीग्रेशन सिंपली x आ जाएगी। अब इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, इधर आप शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा log ऑफ y एंड प्लस log ऑफ x, और अल्टीमेटली मैं इनको प्रोडक्ट रूल के थ्रू log ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ये नेगेटिव x की फॉर्म में है, और यहाँ पे ओबियसली साथ में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी प्लेस करना चाहिए। सो वो भी इसी तरह से यहाँ पे साथ चल रहा हूँ। अब हमने log को रिमूव करना है। सो सिंपली क्या करेंगे, मैं दोनों तरफ एंटी log ले लूँगा, मेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर लूँगा। सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप एक्चुअली इस तरह से कर रहे होंगे कि ये log ऑफ -x + c है। सो आप इसको भी बेस e में लिख लेंगे और इसको भी बेस e में लिख लेंगे। log और e एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, एंटी log एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो यहाँ पे ये तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे, और ये x y इधर ड्रॉप आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास e पावर -x बच जाएगा, एंड e पावर c जो आएगा उसको मैं एक और c का नाम दे देता हूँ,
लेट्स से ये पहले सी बार था और ये सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास सी आ गया। सी एक्चुअली क्या है यहाँ पे, वो ई पावर सी बार है। सी भी कांस्टेंट है, ई पावर सी भी कांस्टेंट है, सो उसको कोई न्यू नाम दे दिया। सो ये मेरे पास इस वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया और ये जर्नल सोल्यूशन है बिकॉज इसमें जर्नल कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी इन्वॉल्व है। अब मुझे कंडीशन यूज़ करनी है और कंडीशन मुझे ये सजेस्ट करती है व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1। सो सिंपली यहाँ यूज़ कर लूँगा, लेफ्ट साइड पे भी 1 एंड 1 पुट कर लेंगे एंड c एंड e पावर -1 पुट कर लेंगे। सो अगर मैं यहाँ से c कैलकुलेट करूँ सो वो सिंपली e आ जाएगा। सो मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूँ सो मेरे पास x y c की वैल्यू e है, सो e इंटू ई पावर -x, जिसको मैं सम रूल के थ्रू इस तरह से भी लिख सकता हूँ, e पावर 1 - x। बेसिस सेम है सो पावर ऐड हो जाएंगी और ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। एंड फाइनली अगर आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप y को इधर ही रहने दें एंड 1/x एंड e पावर 1 - x, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में कंडीशन भी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सो डी वाई इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, सो -y टेंजेंट 2x है और साथ यहाँ पे dx भी है। नेक्स्ट स्टेप में y वालों को कंबाइन कर लेते हैं, सो 1/y एंड dy, ये माइनस इसी तरह से रह जाएगा और dx इसके साथ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x करके टेंजेंट x को ब्रेक करके लिख लूँगा एंड dx भी इसके साथ आया हुआ है, सो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। सो लेफ्ट साइड पे दो log ऑफ y इंटीग्रेशन आ जाएगी, 1/y की इंटीग्रेशन log ऑफ y है एंड माइनस, अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है एंड टॉप पे इसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। अगर मैं फंक्शन cos 2x को मान लूँ और इसका अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाए, सो डेरिवेटिव होगा -sin 2x इंटू 2। सो जस्ट 2 एंड माइनस साइन की यहाँ पे कमी है, सो मैं 2 मल्टीप्लाई भी कर लूँगा एंड 2 डिवाइड भी कर लूँगा, ओके। और फर्दर ये जो वायर माइनस था उसको मैं इधर अंदर यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। सो नीचे फंक्शन है एंड टॉप पे डेरिवेटिव बन गया है मेरे पास। सो अब मैं इंटीग्रेशन की लॉग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ से लॉग ऑफ cos 2x आ जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं बिकॉज दोनों लॉग वाली टर्म है, तो ये भी लॉग वाली टर्म की फॉर्म में लिख लूँ तो फिर डील करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस 1/2 को पावर में शिफ्ट कर लेंगे और log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, यहाँ जब ये पावर में आएगा तो cos 2x की पावर 1/2 बन जाएगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में फिर ये दोनों log वाली टर्म प्लस के साथ हैं, सो मैं सम रूल भी अप्लाई कर लूँगा जो कि सम ऑफ लॉग से प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब दोनों पे आप एंटी लॉग अप्लाई कर सकते हैं, सो y इज इक्वल टू, या आप ये कह सकते हैं कि लॉग दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो c एंड cos 2x होल पावर 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं कंडीशन पुट कर लेता हूँ ताकि ये c की वैल्यू फाइंड की जा सके, और इसमें कंडीशन ये है कि आप अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है। सो व्हेन x इज 0, ये मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, y इज 2। सो मैं यहाँ पे सिंपली पुट करूँ, सो लेफ्ट साइड पे 2 आ जाएगा एंड c एंड cos x की जब एंगल में 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा एंड 1/2। cos 0 1 के इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। सो c की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। सो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करूँ तो मेरे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए वो 2 एंड इसके साथ मैं इसको अंडर रूट में भी लिख सकता हूँ, cos 2x आ जाएगा। इसको और फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, बट यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे पास फंक्शन है। अब यहाँ पे x नहीं है, सो आप x को 1 कंसिडर कर सकते हैं।
और नेक्स्ट स्टेप में सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप y वाली टर्म को dy की तरफ शिफ्ट कर लें, dx को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। सो अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो व्हेन एवर वाई स्क्वायर, 4 को आप 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, सो 2 स्क्वायर एंड डी वाई, और यहाँ पे इंटीग्रल डी एक्स आ जाएगा। यस, इंटीग्रेशन देख लें, आपके पास जब भी 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर कांस्टेंट टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर कांस्टेंट। सो एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। सो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे 2 आ रहा है, सो 1 ओवर 2 एंड टेंजेंट इनवर्स, अब वेरिएबल y है, y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, सो y बाई 2 होगा एक्चुअली, एंड इक्वल टू x, यहाँ से x आ जाएगा एंड प्लस c भी लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप 2 को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई 2, जब 2 इस तरफ शिफ्ट होगा सो 2x एंड प्लस c आ जाएगा, 2c आ जाएगा। 2c को मैं न्यू वेरिएबल c कह सकता हूँ। तो लेट्स से ये बार था स्टार्ट में, और जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो एक्चुअली c बन गया। यहाँ पे c के साथ हम वैसे कोई कांस्टेंट नहीं लिख रहे होते, जनरल कांस्टेंट है ये। सो 2c लिख लें, उसकी जगह पे c लिख लें, उसकी जगह पे a लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए मैं पहले, अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ रही हो तो हम पहले बार कह देते हैं एंड फाइनल रिजल्ट में आप उसे c कह लेते हैं। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 2c बार। ओके, अब ये टेंजेंट इनवर्स है, सो मुझे यहाँ से अगर टेंजेंट इनवर्स को रिमूव करना है y फाइंड करने के लिए, सो मुझे टेंजेंट अप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। सो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाई 2, एंड इस तरफ भी टेंजेंट आ जाएगा और टेंजेंट दोनों टर्म पे अप्लाई होगा, सो 2x प्लस c। अब ये टेंजेंट और इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो y इक्वल टू 2, ये जो 2 डिनोमिनेटर में इसे भी इधर शिफ्ट कर लिया, एंड टेंजेंट 2x एंड प्लस c। ओके, सो ये हमारे पास इस केस में सॉल्यूशन आ गया जो कि जनरल सॉल्यूशन है। अब मुझे यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इवन इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकता हूँ। ये जो स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, आप इसे नहीं भी यूज़ करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, इसको यूज़ कर लें या उसको यूज़ कर लें, बात एक ही है। सो व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू 0 पुट करें तो y जो है वो -2 के इक्वल आता है। आप अगर इसमें पुट करना है तो तब भी ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। सो y की जगह पे -2 पुट कर लें और 2 एंड टेंजेंट ऑफ c। सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो -1 आ जाएगा, एंड आपने c वैल्यू फाइंड करनी है, सो टेंजेंट इनवर्स -1 आ जाएगा। सो c इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। अब ये जो वैल्यू है आप कैलकुलेटर से बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो c इज इक्वल टू 135 डिग्री। 135 डिग्री को आप अगर रेडियन में कैलकुलेट करना चाहें तो 90 प्लस 45 हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लें तो ये 4 एंड 3 पाई बाई 4 आएगा। यस, 135 एक्चुअली 3 पाई बाई 4 के इक्वल है। सो ये वैल्यू वहाँ पुट कर लें, सो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा 2 टेंजेंट 2x एंड प्लस 3 पाई बाई 4, एंड दैट्स इट, दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंशियल फॉर्म में गिवन है हमें। सो हम सबसे पहले ये करेंगे कि एक डिफरेंशियल को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई पावर -1 एंड देन डी एक्स। ये साथ में कंडीशन गिवन है, इसको बाद में देखते हैं। सो यहाँ पे आप डी एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे एंड वाई वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ देख ले, राइट साइड पे डी एक्स के साथ वाई वाली टर्म है और इधर डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म है। सो इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। सो ये y पावर -1 जब इधर आएगा, सो ये 1 डिवाइडेड बाय y पावर -1 होगा dy के साथ, और ये वाली टर्म इधर जब आएगी तो ये डिवीजन में आ जाएगी 1 माइनस x के साथ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें तो y पावर -1 है, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, सो y dy आ जाएगा।
सो इधर भी इंटीग्रेट कर लेना है और सिंपली इधर भी इंटीग्रेट कर लेना है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें। सो हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, पावर रूल लग जाएगा, वाई की पावर 1 थी, सो पावर रूल अप्लाई कर लिया। और इधर देखें तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस एक्स है और इसका डेरिवेटिव जो है वो -1 होता है। सो -1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इधर बाहर भी माइनस प्लेस कर लेंगे, सो ये प्लस हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, टॉप पे उसका डेरिवेटिव है, सो हम सिंपली लॉग वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा एंड प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी प्लेस कर लेंगे। सो मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँ, सो लिख सकता हूँ 2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स एंड प्लस 2c लिख लेंगे। c को भी c लिखा जा सकता है, चले नहीं भी लिखना तो कोई इशू नहीं है। अब सिंपल ये कंडीशन पुट कर लेते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। सो इस कंडीशन से ये कंक्लूड होता है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पुट कर लें। सो y की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, सो इधर से 4 आ जाएगा एंड 2 एंड लॉग ऑफ 1 माइनस 0 एंड प्लस 2c। सो लॉग ऑफ 1 0 होता है, सो ये सारा 0 हो जाएगा एंड 2c की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो मैं 2c की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लूँगा। सो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स एंड 2c की वैल्यू 4 आई है एंड दिस इज़ माई पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो हम बड़ी इजीली इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है, इतनी मुश्किल बात नहीं है। सो देख ले, वाई वाली टर्म्स एक साथ हैं और x वाली टर्म्स एक साथ हैं, सो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लें। सो लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेट कर लेंगे एंड यहाँ पे 2 बाहर चला जाएगा एंड y माइनस 1 है, सो मैं दोनों के साथ सेपरेट इंटीग्रेशन प्लेस कर देता हूँ। सो y की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, 2 इसके साथ भी आएगा एंड 1 की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ राइट साइड पे भी देख लें। सो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा एंड एक्स डी एक्स एंड प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा एंड डी एक्स। सो 2 एंड y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 2 एंड y एंड इक्वल टू 3 एंड यहाँ से एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 2x एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलिएगा यहाँ पे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर भी बैलेंस हो जाएगा। सो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड देन प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस c आ जाएगा। यहाँ फार्मूला कंप्लीट करना चाहें तो आप फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। 1 बीच में जस्ट ऐड कर दें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है और 1 को आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, 1 दोनों साइड पे ऐड कर लें तो ये आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर। अगर आप ये नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, बट मैंने जस्ट एक सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए ये कंप्लीट फार्मूला कर दिए। सो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस 1 प्लस c। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये 1 नहीं भी ऐड करते और इस फॉर्म में नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं। अब कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। सो व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और राइट साइड पे देख लें तो सभी टर्म 0 हो जाएंगी। सो 1 प्लस c बचेगा जस्ट, सो c की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो गुड, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, सो मेरे पास y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x बचता है। सो यस, दिस इज़ माई फाइनल सोल्यूशन। आप अगर स्क्वायर दूसरी तरफ लेना चाहें तो वो भी लिया जा सकता है, बट दिस इज इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने डिटेल में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे होंगे, होमोजीनियस मेथड से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है,
सो वो मस्ट देखिएगा, उसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।